Namaskar. My name is Pankaj Saran and I welcome you to NatStrat Conversations once again. Today I have the great pleasure of welcoming someone who is a very special person who is very different from our previous guests, but an extremely eminent writer, a man of letters, in fact, Sayyid Asghar Wajahat. He is a man with many personalities, but with many achievements. A Hindi professor in the Jamia Millia University, a playwright, an author, a writer. He has spent decades writing very creative plays and works, and his plays are popular all across India and also in Pakistan. So today we will discuss a different kind and a different set of issues with Mr. Asghar Wajahat relating to the plurality and the multiculturalism and the multi-religious character of our country, of India. असगर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बात करके। मैं आपसे शुरू में ही यही जानना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे। जरूर। और जिस तरह आप कंफर्टेबल हों, ये बताइए कि जो आपने इतना अपना जो ज़िंदगी में लिखा है और आपने सोसाइटी को ऑब्ज़र्व किया है, आप किस तरह से उसको अपनी वर्क्स में या अपने प्लेज में या अपने शॉर्ट स्टोरीज़ में किस तरह आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपका मतलब किस तरह आप इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं इस पूरे पीरियड में, पिछले 60-70 सालों में? देखिए साहब, मैंने अब तक जो कुछ भी लिखा है उसमें जो सोसाइटी है, जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो लाइफ है हमारी, उसके जो कंसर्न हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो इश्यूज़ हैं, उनको सामने लाने की कोशिश की गई है। और दूसरी कोशिश मेरी ये है कि मैं ये दिखाऊं कि हकीकत में, सच्चाई में सब लोग अच्छे हैं। पीपल आर गुड, दे वांट टू हैव अ सिंपल एंड गुड लाइफ, लाइफ विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट प्रॉब्लम। ये इंसानी फितरत है कि वो इंसानियत अच्छाई और नेकी की तरफ जाता है, और वो बुराई से उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो बुराई को वो पसंद नहीं करता। हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग उसके अंदर कोई बुराई डाल दी जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो, जैसे टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये दुनिया जो है ये वीणा बनाने का कारखाना है। वीणा बन रही है, अभी जो आवाज़ें आ रही हैं, तार को काटने पीटने की ख़राब आवाज़ें आ रही हैं, इससे एक वीणा बन रही है। वीणा बन जाएगी, फिर ये ध्वनि जो है वो बहुत म्यूज़िकल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सोसाइटी का, ये मेरे लेखन का, मेरे लिखने का, जो आप कह सकते हो कि वो इस टैगोर की इस पोएम से बहुत बढ़िया रिलेटेड। अब कहते हैं कि हिंदुस्तान इज़ अ कंट्री एंड सोसाइटी ऑफ मैनी रिलीजन्स, मैनी कल्चर्स, मैनी फेथ्स, मैनी लैंग्वेजेस। तो ख़ास तौर से जो मुस्लिम समुदाय है, उसका जो जिस तरह उसका एवोल्यूशन हुआ है पार्टीशन के बाद, उसके बारे में आपने क्या देखा है? क्या आपका नतीजा है? आप पहुँचे हैं किस नतीजे पे कि किस तरह से इंडियन मुस्लिम हैज़ इवॉल्व्ड इन द लास्ट 60-70 ईयर्स? देखिए, एक तो बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पार्टीशन के बाद जो मिडिल क्लास एजुकेटेड मुसलमान था वो माइग्रेट कर गया बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सही बात। अब यू कैन इमेजिन अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ प्रैक्टिकली नो मिडिल क्लास। नो मिडिल क्लास सोसाइटी इज़ वेरी वनरेबल। करेक्ट। कि उनके जो मिडिल क्लास जो एक तरह के गाइडिंग फोर्स होता है, वैल्यूज़ देता है। हाँ, वैल्यूज़ देता है, जो सेट बनाता है, वो नहीं है। करेक्ट। है ना? एंकर होता है एक तरह से। हाँ, वो नहीं। तो बहुत लंबा स्ट्रगल जो है वो इन लोगों को करना पड़ा कि हमें मिडिल क्लास क्रिएट करना है, क्योंकि मिडिल क्लास है ही नहीं। आपने पढ़ा होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 प्रोफेसर रह गए थे, रेस्ट वेयर माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, है ना? ऐसे हालात में धीरे धीरे एक मिडिल क्लास पैदा होना शुरू हुआ।
लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रोसेस बहुत लंबी है। मिडिल क्लास की अपनी अपनी भी प्रॉब्लम्स हाँ होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी भी उसकी जो है वो लिमिटेशंस रहती हैं। तो अभी क्राइसिस जो मैं समझता हूँ, या मैं समझता हूँ अभी जो कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न ये होना चाहिए कि एज अ सोसाइटी शुड डेवलप एंड ग्रो एजुकेशनली एंड प्रोफेशनली। उसको अभी ग्रो करना है। बट आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ रही हैं या वैसे ही स्टैग्नेंट हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ मेरा ख्याल से और होनी हैं, लेकिन और होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं हर जगह की कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने आप में सिमटी होती हैं, तो उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो फैलेंगी, ऐसा नहीं होना है, बल्कि हमें उनको फैलाना होगा, उनके बीच में जाना होगा। जैसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में बैठाने के लिए लोगों को किया जाता है, सेंटर बनाए जाते हैं, ये लोकेलिटीज़ में हों, वो लोगों को स्कूल जो है उन लोकेलिटीज़ में हो, उनको एक ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट कैरियर की झलक दिए जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोल मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं आजकल, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ताकि जो यंगर जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स हैं दे गेट द राइट एग्जाम्पल टू सेट। यस सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 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 उन लोगों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताऊं मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा। मैंने जब अलीगढ़ में हिंदी में एडमिशन लिया तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तुमने हिंदी में एमए किया है। सही बात है। लेकिन आज वो ऐसा नहीं होता। आप समझते हैं कि मुस्लिम जो सोसाइटी इंडिया में है, जैसे आप कह रहे हैं, एक तो मिडिल क्लास का वैक्यूम था, दूसरा इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, टू फर्स्ट अपने जहन में टू बिलीव एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर इंडियन फर्स्ट एंड देयर इज समथिंग अबाउट इंडियननेस अबाउट यू, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एंड यू सी भाई, इंडियन मुस्लिम्स को ये रियलाइजेशन जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, यहाँ का खाना खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, प्रैक्टिकली जो यहाँ की जो है ना, इन्हें कम्प्लीटली ये वो इंडियनाइज्ड हैं, वो पूरी तरह इंडियनाइज्ड हैं। वो कहीं दुनिया में कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ जहाँ है वहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को खोलें। बिल्कुल। और बात तो खैर बहुत होती है कि माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स या परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स काफ़ी फैला रहता है, और इस पे भी काफ़ी चर्चा, विवाद, डिस्कशन रहता है हमेशा। बट आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस विषय पे आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और आश्चर्य हुआ कि आपका जो प्ले है वो पाकिस्तान में अभी भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय, और आप अभी जिक्र कर रहे थे कि बम्बई में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में, उसका जो शीर्षक था, जो हिंदी में मैं कह सकता हूँ, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया। अब देखिए, ये जो पूरी कहानी है, पार्टीशन के बाद एक हिंदू औरत लाहौर में रह जाती है, जहाँ जिस मकान में है वो किसी मुहाजिर फैमिली को अलॉट होता है। मुहाजिर फैमिली ये देखती है कि मकान तो हमें मिला था, लेकिन यहाँ एक हिंदू बुढ़िया भी है। उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका खाना पीना अलग है, इनका सब अलग है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है जो ह्यूमन लेवल पर है, नॉट ऑन द लेवल ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑन द लेवल ऑफ ईटिंग कल्चर। वो एक ह्यूमन जो करेक्ट आदमी का जो रिश्ता होता है, करेक्ट, वो इनके बीच में बनता है। करेक्ट। इस बीच कुछ गुंडे हैं लाहौर के, वो ये जान जाते हैं कि हिंदू औरत यहाँ रह रही है, वो सोचते हैं कि इसने कुछ पैसा इसके पास है, तो वो उसको निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स बिटवीन दोज पीपल हु लिव विद दिस ओल्ड हिंदू लेडी एंड मुहाजिर एंड दी लोकल गुंडास, है ना। तो वो उसको बचाते हैं, और ये लोकल गुंडा जो हैं ये चाहते हैं कि हम
इस बूढ़ी हिंदू औरत के ख़िलाफ़ जो है वो रिलीजन का सपोर्ट लें, तो दे गो टू मौलवी, एंड मौलवी इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल एंड ट्रू टू इस्लाम। वो कहता है कि जो कुरान में लिखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हैं कि इस बूढ़ी औरत को भेज दिया जाए इंडिया, तो कहते हैं देखो कुरान में ये लिखा हुआ है कि ये पूरा कायनात जो है अल्लाह ने बनाई है, हर आदमी को अल्लाह ने बनाया है, और जो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। तो अगर ये यहाँ रह रही है कोई दिक्कत नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूरी बात बताता है तो ये गुंडे जो हैं ये मौलवी के अगेंस्ट हो जाते हैं। अच्छा, कमाल। मौलवी के अगेंस्ट हो जाते हैं, और इस बीच ये बूढ़ी औरत जो है इसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। अब ये है कि कोई हिंदू नहीं है वहाँ, उसके जो लास्ट रिचुअल्स हैं कैसे किए जाएंगे। तो ये कहते हैं कि इसको तो भाई हम और कुछ नहीं कर सकते, इसको हम दफन कर देंगे। तो मौलवी ये कहता है कि क्या ये मुसलमान हो गई थी, आप लोग जो इसको दफन करोगे? तो वो कहते हैं नहीं, मुसलमान तो नहीं हुई, फिर कैसे कर सकते हो? तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हो तो जिस आदमी को रिस्पेक्ट कर रहे हो उसके जो अंतिम जो उसके संस्कार हैं वो उसी के धर्म के अनुसार होने चाहिए। अब वहाँ हिंदू धर्म के संस्कार क्या होते हैं किसी को पता नहीं। देन दे डिस्कवर एवं देमसेल्व्स, कोई कहता है ये होता है, कोई कहता है ये होता है, कोई कहता है ये होता है ना। इतने में वो गुंडे आ जाते हैं। गुंडे मौलवी से कहते हैं कि तुम इन सबको, ये राम नाम सत्य है, इसके पीछे जो है वो जाएगी और करोगे। तो मौलवी कहता है कि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, इनका फेथ इनके साथ है। दे आर डूइंग फॉर दिस ओल्ड लेडी विच वॉज वेरी डियर टू देम, है ना, उसके लिए ये कर रहे हैं। कमाल। तो वो जो है वो राम नाम सत्य करते हुए उसकी अर्थी को लेकर के वो जाते हैं मुसलमान, और गुंडे जो हैं वो ये करते हैं कि वो मौलवी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है उसको जाके वो मार देते हैं। मौलवी इज किल्ड बाय द मुस्लिम गुंडास। तो यहाँ जो है वो जो इसका आप अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत से एस्पेक्ट सामने आते हैं। नहीं, ये तो ज़बरदस्त है। आप ये भी मुझे बता रहे थे कि शायद इस प्ले को एक फिल्म में बनाने की कोशिश है। जी, हाँ, तो उसके बारे में आमिर खान इसके बारे में कुछ बनाने के उसमें मूड में है। उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी है, बहुत बड़ा सेट बनवाया है हवेली का, भोपाल, लाहौर की गलियों का उन्होंने बहुत बड़ा सेट बनवाया है, और शूटिंग शुरू है। और राजकुमार संतोषी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और शबाना आज़मी इस बूढ़ी औरत का रोल प्ले कर रही हैं। ज़बरदस्त। और सनी देओल जो है वो उसके बेटे का जो आता है मुहाजिर, वो कर रहे हैं रोल प्ले। तो आई होप दैट इन द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी रिलीज्ड, द फिल्म विल बी रिलीज्ड। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। ये तो आई थिंक वी विल ऑल लुक फॉरवर्ड टू दिस मूवी and it will be very popular all across the world. Yes sir, it was staged in Washington DC, Kennedy Center. It was staged in Australia, in Canada, in Dubai, in Pakistan. So and in India also, among non-Hindi speaking areas also. इसका कन्नड़ में होता है। ये कन्नड़ वालों ने मुझसे कहा कि हम इसका नाम चेंज करेंगे क्योंकि इफ़ वी विल ट्रांसलेट दिस नेम इनटू कन्नड़ इट विल हैव नो मीनिंग। तो उन्होंने कहा उसको रावी किनारे। अच्छा। हाँ, रावी। तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए पार्टीशन तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आप लोग इसको देखते हो? तो उन्होंने कहा कि दिस प्ले इज़ कंसर्न अबाउट क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। कि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, रिलीजन क्या है, रियल रिलीजन क्या है, और रिलीजन के नाम पर जो लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट करते हैं वो क्या है। इसके बाद जो इस्लाम को जैसा हम देखना चाहते हैं कि इस्लाम का जो ट्रू कैरेक्टर है, जो ट्रू उसका कॉन्सेप्ट है, वो इस फिल्म में सामने आता है थ्रू दिस मौलवी। सही बात है। सो इट्स अ बैटल बिटवीन गुड एंड ईवल, एक तरह से, एंड द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी रिलीजन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक थीम है जो विल रिमेन रेलेवेंट फॉर एवर एंड एवर। यस सर। बट ये बताइए कि अब जैसे इस्लाम के ऊपर एक तो बात होती है कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है,
आप बात कर रहे थे सूफीज़म के बारे में, बरेलवीज़ के बारे में, और दूसरा है बाकी जो समाज है वो इस्लाम को किस नज़रिए से देखता है, इस पे कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, मुझे तो ये लगता है कि जो जितना कम्युनिकेशन होना चाहिए among the Muslims and between Hindus and the Muslims, उतना कम्युनिकेशन हुआ नहीं. The communication is required. Communication is required. जैसे बहुत से मुसलमानों से आप पूछिए कि भाई नमाज क्यों पढ़ते हो, वो आपको नहीं बता पाएंगे. तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई दे प्रे, है ना. होना चाहिए कि भाई मैं क्यों पढ़ता हूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो. कुरान पढ़ा है, उसकी सीधी अंडरस्टैंडिंग हो. तो मुझे लगता है कि सारा रिलीजन जो है, ऑल रिलीजन्स टेल्स यू गुड थिंग्स, गुडनेस. एब्सोल्युटली है सर. तो यहाँ प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है. देयर शुड बी मोर कम्युनिकेशन. इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जामिया मिलिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आपके बुद्धिजीवी हैं. देखिए, हमारे समाज की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं वो लोगों में नहीं जाते, है ना. जैसे मैंने एक बार यहाँ ICHR इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, वहाँ के डायरेक्टर से कहा कि व्हाई नॉट हिस्ट्री फॉर कॉमन पीपल, लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री. So he said that look, our agenda is to do some high level research in history, and we support these projects and these projects very high level, not for common man, not history for common man. तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी और एकेडमिशियंस भी, दे आर कन्फाइंड टू देयर एरियाज, दे हैव नॉट ओपन अप. जैसे मैंने ही सुना था कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन यूरोप where the classrooms are open. So if there is going to be a lecture on Shakespeare, then anybody can go and sit there. भाई ठीक है, हम भी आ जा सुनने. तो ये बाउंड्रीज तो तोड़ना चाहिए. बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि the Indian Muslim society, do you think they are able to integrate with the fact that they are part of an Indian civilization and that they're living in a multi-cultural, multi-linguistic, multi-plural society? श्योर सर, श्योर. मैं तो ये कहता हूँ कि आई एम अ बॉर्न मुस्लिम. आई वॉज एजुकेटेड हियर, आई वॉज गिवन एम्प्लॉयमेंट हियर, आई वर्कड हियर. सारे मुसलमानों को अब मेरे जैसा बना दो, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. तो कहाँ से डिफिकल्टी? क्यों नहीं बना रहे भाई? मैं भी यहीं बना हूँ, इसी देश में बना हूँ. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सारा कुछ एजुकेशन मिली. गिव देम एजुकेशन, गिव देम अपॉर्चुनिटी, गिव देम जॉब. वो आंखें खुल जाती हैं फिर आदमी की. जब भी उसको कुछ नहीं मिल रहा तो आंखें उसकी बंद है. सो दो लेवल्स पे ये प्रॉब्लम जो है वो टैकल होनी चाहिए. एक तो सोसाइटी लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे. यस सर. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ इंटरफेथ, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग. जो आजकल थोड़ा बीच में, अभी तो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन बीच में जो आईसिस और अलकायदा और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात शुरू हुई थी मिडल ईस्ट से, फिर पाकिस्तान में, कितना प्रभाव पड़ा है हमारे समुदाय में? आपने उसके बारे में कुछ देखा है या सोचा है? मुझे लगता है सर कि बाहर का असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस है तो वो फिर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता. जैसे हमारे घर में सब कुछ ठीक है हमारे लिए, बाहर जो हो रहा है तो वो हमको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हमारे लिए सब ठीक है अंदर. तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर जो है उसको लगे कि भाई मैं सिक्योर हूँ, मेरे राइट्स हैं, मुझे जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो आई एम हैप्पी लिविंग हियर इन दिस कंट्री. I have nothing to do with it. So you need a very high level of sense of history and your identity, and also education becomes extremely important. किस तरह की आप एजुकेशन दे रहे हैं? बिल्कुल. अभी जो पीढ़ी है उनको क्या वो सीख रहे हैं? That is very important.
बहुत इम्पोर्टेंट। और आपके जो लेख हैं उसके ज़रिए हाउ पॉपुलर आर दे अमंग द करंट जनरेशन? देखिए करंट जनरेशन ये है कि माई प्लेज, आई एक्सप्रेस माई व्यूज़ इन माई प्लेज। आई हैव रिटन अबाउट 12 प्लेज। वो पूरे इंडिया में आप देखिएगा होते रहते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं। बॉम्बे में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, हिंदी रीजन में हो रहे हैं, कर्नाटका में हो रहे हैं। तो इन दिस वे हमारी ये एक मेरा मिशन है कि ये जो एक रीज़न है, लॉजिक है, एक उदार जो विचार हैं धर्म के बारे में, समाज के बारे में, ह्यूमैनिटी के, दोस्ती के बारे में, इनको कैसे अपने लिटरेचर के ज़रिए लाया जाए, फैलाया जाए। और अब इसमें होना इन चीज़ों के लिए चाहिए कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल मूवमेंट होना चाहिए। तो जो एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल मूवमेंट होगा तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अबाउट इंडिया है क्या, और इंडिया का डेफिनेशन और इंडिया की आइडेंटिटी? हाँ, सब होगा। देखिए जैसे बस कि अभी मुझे बुलाया अरुणाचल प्रदेश में जो लिटरेरी फेस्टिवल होता है। आई वेंट देयर, आई मेट पीपल, आई ट्रेवल्ड अ लॉट, आई वेंट टू ज़ीरो एरिया विच इज़ ज़ीरो एरिया। तो क्या है कि एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना। सो दी कल्चर गिव्स यू स्ट्रेंथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस, एंड इट क्रिएट्स जो बॉन्डेजेस हैं, रिश्ते पैदा करता है। तो हमारे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल मूवमेंट की ज़रूरत है जो ऑनगोइंग हो। आप वो जिक्र कर रहे थे जैसे ये जश्न रखता है, दिल्ली में हो रहा है, पर उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैसे मुशायरा है या रीचिंग आउट टू द कॉमन मैन, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, वो सब आप कह रहे थे कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए किसी समाज को बनाने का काम जो कल्चर है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, आर्ट है, वो करता है। अगर कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अच्छा कोई संगीत बजा रहा है, तो वी विल नॉट आस्क दैट व्हाट इज़ हिज रिलीजन, वी विल से दैट ही इज़ प्लेइंग गुड म्यूज़िक, है ना, ही इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क, ही इज़ राइटिंग वेरी गुड। तो कल्चर जो है वो आपको लिबरेट करता है, बिल्कुल लिबरेट करता है, और वो जोड़ता है लोगों के साथ जोड़ता है। तो वो एक बात जरूर। एक्चुअली हमारे जनरेशन में जब हम लोग बड़े हुए थे तो पूरा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री और हमारी सारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इन जनरल, देयर वर सो मेनी मुस्लिम्स एंड हीरोज एंड रोल मॉडल्स which we took for granted. Oh, yes. And we have to continue that tradition. Yes, sir. And get a newer generation into the mainstream. Yes. Of every aspect. So जब आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं और स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, are you hopeful, optimistic about the future and of India as a whole and the Muslims community in India? Yes, I am very hopeful, very confident, and at the same time I feel that there should be good kind of interventions also to anything specific आपने सोचा होगा इसके बारे में? देखिए जैसे मैंने सोचा था कि भाई इन इंडिया वी शुड हैव मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. In each and every university there should be a department of translation. Every state should have the capacity to translate from one language to another Indian languages. For example, I want to know about Kannada literature in Hindi. There are probably no books or very few books, है ना. तो क्या है कि अगर आप ट्रांसलेशन के ऊपर करोगे वो होगा. दूसरा ये कि यूथ फेस्टिवल्स, यू नो, वंस अपॉन अ टाइम यू वी रिमेंबरिंग वी यूज्ड टू हैव यूथ फेस्टिवल्स ऑल ओवर. ऑफ कोर्स. नाउ देयर आर नो यूथ फेस्टिवल. यूथ फेस्टिवल्स आर वेरी इफेक्टिव. करेक्ट. Person from Kashmir, a young person came to say Kerala. So realizing that our country is this
वी आर सेम पीपल एवरीवेयर, है ना। द डेमोक्रेसी इज़ हमने हमें जोड़ा हुआ है, हम लोगों का सब क्या है, वी आर ऑल वन, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ आर्ट फॉर्म होते हैं जो कि पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। पॉपुलर आर्ट फॉर्म जो हैं वो लोगों के बीच में है, जैसे मान लीजिए कि भजन है, कव्वाली है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो सिर्फ कल्चर को एलीट लोगों के बीच में नहीं रहना है, बल्कि कॉमन लोगों के पास जाना है। फोकलोर है हमारा, है ना। तो इसके लिए सब कुछ किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छी बातें करी हैं आपने, क्योंकि कल्चर, आपने जैसे कहा मिडिल क्लास और कल्चर, ये दो एंकर्स हैं स्टेबिलिटी के और इंटीग्रेशन के। तो अभी आप किस चीज़ में व्यस्त हैं? कुछ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ और आपके तरफ से कुछ निकलेगा आपके कलम से? जी, अभी तो मैंने देखिए तुलसीदास के जीवन पर एक नाटक लिखा है महाबली नाम से, जो यहाँ उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है कि तुलसीदास अगर मान लीजिए न होते तो राम न होते। राम को सेंटर स्टेज पर लाने का काम जो है वो तुलसीदास ने किया है। इतना बड़ा काम किया उसने। इतने बड़े काम को करने वाले ने ये काम कैसे किया, ये बात लोग नहीं जानते, कम जानते हैं। क्यों कम जानते हैं? वो भक्ति भाव में रहते हैं कि हाँ भाई बहुत बड़ा काम। लेकिन उस आदमी का जो स्ट्रगल था वो लगभग आज भी चैलेंजिंग है। जैसे मैं बताऊं आपको, तुलसीदास ने आइडिया को डेमोक्रेटाइज किया। राम कथा वॉज एन आइडिया, इज एन आइडिया। Democratization of an idea is a very difficult job, very difficult job. difficult, Even now if someone asks me कि भाई ये आइडिया है, how you can democratize it, so I'll say भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बहुत बड़ा काम। He did it in 16th century. Number one. Number two, to address diversities. During that period, there was a lot of diversity in Hindu society. Yes. So he not only addressed those diversities, which is a very, very big risk. Addressing diversities is a very big risk. वो छोटा काम नहीं है सर। आज आप कोशिश करो अगर डाइवर्सिटीज को साथ लाने का, तो बहुत बड़ा रिस्क है। He did it and he did it successfully. समझे साहब? जबकि वो लोग कहते थे कि भाई ये तो शिव की नगरी है, और शिव की नगरी, शिव के त्रिशूल पर ये शहर बसा हुआ है, और बनारस की बात से आ गए, हाँ बनारस, और तुम कहाँ से आ गए राम की बात करने वाले, वगैरह वगैरह। इतना विरोध था उनका, लेकिन ही समहाउ मैनेज्ड इट, और उन्होंने किया। तीसरी बात, बहुत अच्छी बात है, स्टेट पावर एंड आर्ट, इट्स यूनिवर्सल यूनिवर्सल डाइकोटोमी। So Akbar, being fond of राम कथा। अच्छा, अकबर राम कथा का इसलिए शौकीन था, उसका प्रमाण ये है कि उसने राम टका बनवाया था, सोने के सिक्के, जो राम और सीता का फोटो था उसके ऊपर, उसको लिखा हुआ था सिया राम। तो एक इतना बड़ा किंग, तो राम कथा का प्रशंसक, इतना बड़ा पोएट जो राम कथा को लिख रहा है, दोनों के बीच में दो लिंक बहुत बड़े, टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना। और अकबर की पूरी कोशिश कि वो सीकरी आ जाए, है ना, लेकिन वो सीकरी नहीं है। तो ये जो है कि स्टेट और आर्ट की रिलेशनशिप बड़े मज़े की होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टेट को लगता है कि स्टेट इज़ द मोस्ट पावरफुल, but the artist, the writer, the poet thinks that no, state will, मतलब इनका टाइम है, ख़त्म हो जाएगा। हमारा कोई टाइम नहीं है। तो ये इस नाटक में भी ये है कि अंत में सपने में, इन ड्रीम सीक्वेंस, अकबर एंड तुलसीदास दे मीट ईच अदर। कमाल, नॉट इन रियलिटी, एंड दे डिस्कस इट। अकबर कहता है कि तुम सीकरी क्यों नहीं आए, वो बताते हैं कि मैं क्यों नहीं आया। फिर वो कहता है आपको बुलाने की ज़रूरत क्या थी मुझे, आपके पास इतनी बड़ी सेना है, सब कुछ है, वाई आई स्मॉल पोएट।
सीढ़ियों पर बैठता है, सीढ़ियों पर लेटता है, उसको आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ बुलाने की सीकरी, वाई? देन ही एक्सप्लेन्स दैट वाई कि जो पावर सेंटर्स हैं, पावर सेंटर जो है किसी और पावर को अपने से अलग नहीं देखना चाहता है। पावर सेंटर चाहता है कि ऑल पावर सेंटर्स शुड कम टू द मेन पावर सेंटर, है ना साहब, वो होता है। इसके बाद वो होता है कि भाई ये तुलसीदास कहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार करके भी बुला सकते थे, तो कहता है वो तो मेरी हार होती, वो मेरी डिफीट होती। लोग कहते अरे इतने बड़े किंग ने वो एक पोएट को गिरफ्तार करा लिया और बुला लिया, तो मेरी हार होती। और तुम्हें मर्जी से बुलाना मेरे लिए मुश्किल काम था, और मैं मुश्किल काम करने का ही आदी हूँ, मुझे मुश्किल काम करने में ही मज़ा आता है। कमाल है ना। उसके बाद फिर जब ये होता है कि कुछ पोथियाँ ऊपर से गिरती हैं दोनों के ऊपर, स्टेज में क्लाइमेक्स है, तो अकबर पूछता है कि ये पोथियाँ कैसी गिर रही हैं गोस्वामी? तो तुलसीदास कहते हैं कि ये आपकी महान गाथाएं हैं, आप इतिहास में अमर हो गए हैं, आपकी यहाँ विजय, आपकी वहाँ पताकाएँ, आपके यहाँ सेनाएं, आपके महल, आपकी गौरव, आपके नवरत्न, आप इतिहास में चले गए हैं, आप इतिहास में अमर हो गए, आप इतिहास में रह गए। तो वो पूछता है अकबर तुलसीदास से कि और तुम? तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं सदा वर्तमान में रहूँगा। वर्तमान में। वाह, बहुत बढ़िया। वर्तमान। कमाल है, क्या कहानी है। तो ये है। तो कैसा चल रहा है ये प्ले? बहुत अच्छा था। इसका लखनऊ में शोज़ हो रहे हैं इसके शोज़ जो हैं वो यहाँ दिल्ली में हो रहे हैं, बम्बई में इसके शोज़ हो रहे हैं। पीपल आर लाइकिंग इट वेरी। अच्छा, बीच में वो रामचरित मानस की चौपाइयाँ भी हैं, उनका गायन भी है, ये सब है, बहुत और सब कुछ है। So this can also be made into a film. हाँ, yes, it could be a very very good film. It could be very good film. खासतौर से आजकल इतना रेलेवेंस है और इसके बारे में। और ये देखिए कि इसमें तुलसीदास को और उसको बहुत अप्रोच जो है बड़ी मॉडर्न अप्रोच है। इट्स नॉट दैट भाई तुम्हें कोई भक्ति भाव से ही तुम उनको मानो। अगर तुम रीज़न और लॉजिक से भी बात करो तो वो रीज़न और लॉजिक भी इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हें उसको मानना पड़ेगा कि भाई ये तो ग्रेट। बिल्कुल। तो महाबली इसमें वो तुलसीदास बनते हैं? हाँ, कमाल है, तुलसीदास होते हैं महाबली। बहुत बढ़िया असगर जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप तशरीफ़ लाए इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बारे में बहुत सुना था, आपने हमारे दर्शकों को और व्यूअर्स को इतनी अच्छी बातें बताई, अपना तजुर्बा बताया। बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब बातें लोगों तक जाएं, लोग देखें, उनको सुने, तो एक अच्छे भविष्य की कामना, अच्छा भविष्य हमारा, हम मिलजुल करके रहना सहना सब कुछ हो, यही हम सब चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वी बोथ बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यस, फ्यूचर ऑफ भारत एंड मल्टीकल्चरल एंड जी बिल्कुल सोसाइटी, रोल्ड सिविलाइजेशन। और आपने इस पे इतना काम किया है अपनी तरफ से, उसका बहुत योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much, viewers, for watching this particular episode. As you will notice, it was a very unique and a very different episode. I hope you have enjoyed, and please send us your feedback. Till we meet again, namaskar and thank you.